डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 67। अखन गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे किसी चीज का इस वक्त कोई होश ही नहीं था। उसकी बाहों में उसकी छोटी सी बीवी थी जिसकी प्रेगनेंसी को अब 9 महीना पूरा होने को था। अखन गहरी नींद में था कि तभी उसके कानों में किसी के धीरे धीरे रोने की आवाजें सुनाई दी। अखन के कानों में जैसे ही ये आवाज पड़ी, अगले ही लम्हे उसकी नींद खुल गई। उसने जल्दी से अपनी बाहों में सोई हुई कृतिका को देखा और अगले ही पल उसे रोता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। जान, तुम क्यों रो रही हो? ये सुन कृतिका ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख रख नन्हे बच्चों की तरफ रोते हुए कहा, क्या हम ज्यादा जोर से रहे थे? सॉरी, आपकी नींद खराब हो गई, आप सो जाए। कहते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। अखन ने भी अपनी आंखें बंद की और वापस से नींद की आगोश में जाते हुए बोला, हाँ प्लीज धीरे रोना, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए उसने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। कृतिका ने जैसे ही उसे वापस से सोता हुआ देखा, अगले ही पल वो उठकर बैठी और अखन के सीने में मारते हुए कहने लगी, कितने बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं आप, हम आपकी जान लेंगे। आप हमें ऐसे रोता छोड़कर कैसे सो सकते हैं? आप हमसे प्यार ही नहीं करते? कहते हुए लगातार वो उसके सीने पर मारे जा रही थी और अखन, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने अगले ही पल अपनी आंखें खोली और कृतिका के नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए हंसकर कहा, अच्छा तो चलो अब बताओ, मेरा छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है? ये सुनते ही कृतिका ने और तेज तेज रोते हुए अपने दोनों पैर पटकते हुए कहा, हमारे पैर दुख रहे हैं हुकुम सा, हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए वरना हम अपने पैरों को काट देंगे। जैसे ही कृतिका ने इतना कहा, अखन ने तुरंत आगे बढ़कर उसके लबों में अपनी उंगली रखते हुए कहा, शुश डोंट, अगर पैर दर्द कर रहे हैं तो मैं दबा देता हूं ना तुम्हारे पैर। कहते हुए उसने कृतिका को बेड में कंधों से पकड़कर लेटा दिया। अगले ही पल कृतिका बेड में निढाल हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गायब हो गए थे। वो अब रो नहीं रही थी और अखंड उसके पैरों के पास बैठा बड़े ही आराम से उसके पैरों को दबा रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, जैसा लग रहा है? इसके जवाब में कृतिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने पैर पीछे खींचते हुए कहा, हुकुम सा, आप हमारे पैर दबा रहे हैं, हमें पाप मिलेगा, पाप। उसने कुछ परेशान होते हुए कहा, जिस पर अखंड हंसा, फिर उसके पैर को वापस से दबाते हुए कहा, अरे यार, तुम भी ना जिन ख्यालों में जी रहो हो। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे नस्ल को आगे बढ़ाने वाली हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा जितना हो सके उतना ख्याल रखूं। कहते हुए उसने उसके पैर को दबाना शुरू किया। कृतिका शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन अखंड बिना किसी परवाह के उसके पैरों को दबा रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराता हुआ उसके पैरों को दबा रहा था। आखिर में उसने उसके पैरों के दोनों तलवों को चूमा, फिर कहा, आराम मिला? कृतिका ने उठकर उसके सीने से लिपटते हुए कहा, शुक्रिया। अखंड मुस्कुराया और उसने उसके फुले हुए पेट पर अपना हाथ रख मुस्कुराते हुए कहा, देख रहे हो बेबी, मम्मा किस तरह डैडी को थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रही है। कहते हुए उसने झुककर नाइट ड्रेस के ऊपर से ही उसके फुले हुए पेट पर किस कर लिया। कृतिका एकदम से शर्मा गई। उसने शर्माते हुए कहा, हुकुम सा, आपको शर्म नहीं आती? हाँ। ये सुन अखंड ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शर्म कैसी? हाँ, बड़े होने पर तो हमारे बच्चे को भी पता चल जाएगा कि वो इस दुनिया में कैसे आया है। आखिर बड़ा होकर वो लड़का हुआ तो अपनी बीवी के साथ वही करेगा और लड़की हुई तो अपने पति। इसके आगे वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही कृतिका ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रखा और शर्माते हुए कहा, कुछ तो शर्म कीजिए। अखंड हंस दिया और उसे अपनी बाहों में भर कर लेट गया। इसके साथ ही उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही लम्हों में वो दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह का वक्त। कृतिका की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को कमरे में अकेला पाया। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और दूसरी ही पल उसके कानों में वॉशरूम से गिरने वाले पानी की बूंद की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही वह दूसरे ही पर समझ गई कि इस वक्त अखंड वॉशरूम में है। वह धीरे धीरे करके बेड से उठी और फिर स्लीपर पहनकर एक बार फिर से बेड में ही बैठ गई। उसने इस वक्त अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। उसकी सांसों की आवाज हल्की तेज थी कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और इसके साथ ही साथ उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, हुकुम रानी सा। कृतिका समझ गई कि कमरे के बाहर कौन है। दूसरे ही पल उसने आवाज दिया, अंदर आ जाए। और इसके साथ ही साथ रवीना जी अंदर आए। उन्हें 2 महीने पहले होश आ चुका था। वह 2 महीने में अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व कर चुकी थी और बाकी के इन 2.5 महीना में वह लगभग में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रह गई थी। रवीना जी की नज़र कृतिका पर पड़ी और कृतिका को देखकर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हुकुम सा कहाँ है?
इस बार कृतिका ने बस वॉशरूम की तरफ इशारा कर दिया। उसने कुछ कहा नहीं। बीते 1.5 महीना में कृतिका का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका था। उसके मूड स्विंग तो उफ। वही उसके इशारे को समझ रवीना जी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आज गोद भराई की रस्म है, याद है ना आपको? ये सुनते ही कृतिका ने अपने निचले लब को चबा लिया। दूसरे ही लम्हे उसे एकदम से याद आया कि आज गोद भराई की रस्म थी, और यह याद आते ही दूसरे ही लम्हे कृतिका ने उन्हें देखते हुए कहा, हमें याद है मासा। ये सुन रवीना जी मुस्कुराए और फिर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए वह कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलने के साथ ही साथ कृतिका ने घूरकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा और तकरीबन 5 मिनट के बाद ही वॉशरूम का दरवाजा खुला और अखंड वॉशरूम से बाहर निकला। एक लम्हे के लिए कृतिका बस मुंह खोले अखंड को देखते रह गई। अगले ही पल उसने अपना मुंह बंद किया और फिर अखंड को घूरते हुए कहा, हुकुम सा, आपको याद है आज क्या है? उसने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर अखंड ने अपने कंधे उछालते हुए बेफिक्री में कहा, क्या है? मुझे तो नहीं याद है। ये सुनते ही कृतिका का गुस्सा एकदम से बढ़ गया। उसने और ज्यादा गुस्से से उसे देखा और दूसरे ही पल उसने हल्के तेज आवाज में कहा, आपको याद भी कैसे सकता है? कहते हुए वह चुप हो गई। अखंड ने उसे देखा और फिर अगले ही पल वह सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों? मुझे याद नहीं है तो तुम याद नहीं दिला सकती? कहते हुए वह क्लोजेट में चला गया और कृतिका एक पल के लिए उसके कही गई बात को बस सोचती रह गई। तुम नहीं याद दिला सकती? हुकुम सा कहना क्या चाहते थे? अगले ही पल उसके दिमाग में एकदम से जैसे कुछ आया और अगले ही पल उसने अपना सर झटका और फिर खुद से कहा, कुछ भी कहना चाहते थे, हमें फ्रेश होना चाहिए। कहते हुए वह उठकर सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद ही वह वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। तब उसकी नज़र अखंड पर पड़ी, जो अब मिरर के सामने रेडी हो रहा था। अखंड को रेडी होता देखकर कृतिका का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया। उसने इस बार फिर गुस्से से उसे देखा और फिर कहा, आप ऑफिस जा रहे हैं? अखंड ने अपने बालों पर जेल अप्लाई करते हुए कहा, क्यों? मुझे नहीं जाना चाहिए? कृतिका ने उसे घूरते हुए कहा, जाना चाहिए और जाना चाहिए, लेकिन पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जा क्यों रहे हैं? उसने कुछ गुस्से से कहा। अखंड पलटा, फिर उसने उसे देखा। इस वक्त कृतिका का चेहरा काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आ रहा था और वह इस वक्त से ज्यादा क्यूट दिख रही थी। उसके छोटी सी हाइट में उसका फूला पेट और फिर वो मोटी हो गई थी। वो इस वक्त बाथरोब में थी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा क्यूट नजर आ रही थी। कृतिका का पूरा चेहरा इस वक्त बिल्कुल रेडनेस में भरा था। अखंड एक लम्हे के लिए उसे देखता रहा और दूसरे ही पल उसने आगे बढ़कर उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा, मेरी छोटी सी बीवी को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? इस पर कृतिका ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, आज घर में फंक्शन है और आप ऑफिस जा रहे हैं। जैसे ही कृतिका ने ये कहा, अगले ही पल अखंड के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने सफेद रंगत के साथ कृतिका को देखा और दूसरे ही पल उसने अपना चेहरा सही करते हुए कहा, छोटी गिलहरी, मुझे याद है और मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई स्वेयर, ऑफिस नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो ऐसे ही। इसे आगे वह अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही कृतिका हौले हौले कदमों से क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ अब तो आप बोलेंगे ही, क्योंकि आपको मुझे बचना जो है। लेकिन हुक्म सा, ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आप ऑफिस गए हैं तो हम आपसे पूरी जिंदगी बात नहीं करेंगे। कहते हुए वह सीधा क्लोजेट में चली गई और अखंड एक लम्हे के लिए उसे जाता हुआ देखता रहा और उसके जाने के साथ ही साथ उसने अपने सर पर हाथ मारा और फिर खुद से कहा, क्या यार अखंड, तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो? तुम्हें नाराज कर दिया ना आज फिर से? तुम सच में कभी नहीं सुधर सकते। उसने खुद को डांटा और फिर खुद फिर से मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। थोड़ी देर बाद जब कृतिका क्लोजेट से बाहर निकली तो इस वक्त वह नॉर्मल लवेंडर कलर की साड़ी में थी, लेकिन हद से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आ रहा था। इसके साथ ही साथ कृतिका ने अपने कदम सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। ये देखते ही अखंड ने दूसरे ही पल उसे रोका और फिर कहा, तुम रेडी हुए बिना कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? कृतिका ने उसे घूरते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे मतलब नहीं होगा तो किस मतलब होगा? कहते हुए उसने उसे खींचते हुए सीधा ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। इसके साथ ही साथ उसने मेकअप के ट्यूटोरियल को निकाला और फिर खुद कृतिका के चेहरे पर अप्लाई करते हुए कहा, अब चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो, मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे ज्यादा लड़ने लगी हो, जब देखो तब मुझे बस लड़ती रहती हो। कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उससे मुंह फेर लिया। अखंड जानता था इस वक्त उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वह ऐसा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने मूड स्विंग्स की वजह से करती थी, जिस वजह से अखंड परेशान तो बिल्कुल नहीं होता था, बल्कि उसे मजा आता था। वो आराम से उसका मेकअप कर रहा था। उसने उसके चेहरे पर पूरा मेकअप बहुत हल्के हाथों से अप्लाई किया और इस बीच उसने कृतिका के चेहरे पर उभरती हुई उस मुस्कुराहट को देख लिया था और उसकी मुस्कुराहट को देख अखंड को भी सुकून मिल रहा था।
वो जान गया था उसका गुस्सा गायब हो गया है। उसने उसके होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई, फिर उसके बालों का बन बनाते हुए कहा, जान आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, मन कर रहा है तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। उसने कहा और अपनी आय विंद कर दी। कृतिका हंस दी। फिर उसने कहा, हम तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा आपकी तरह बेशरम ना हो बस। उसने कहा और अखंड कहा लगा कर हंस पड़ा। उसने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, तुम्हें पता है जान, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा हो जिसे जीतना देख लूं दिल नहीं भरता। एपिसोड 68। वो आराम से उसका मेकअप कर रहा था। उसने उसके चेहरे पर पूरा मेकअप बहुत हल्के हाथों से अप्लाई किया और इस बीच उसने कृतिका के चेहरे पर उभरती हुई उस मुस्कुराहट को देख लिया था और उसकी मुस्कुराहट को देख अखंड को भी सुकून मिल रहा था। वो जान गया था उसका गुस्सा गायब हो गया है। उसने उसके होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई, फिर उसके बालों का बन बनाते हुए कहा, जान आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, मन कर रहा है तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। उसने कहा और अपनी आय विंद कर दी। कृतिका हंस दी। फिर उसने कहा, हम तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा आपकी तरह बेशरम ना हो बस। उसने कहा और अखंड कहा लगा कर हंस पड़ा। उसने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, तुम्हें पता है जान, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा हो जिसे जीतना देख लूं दिल नहीं भरता। अखंड की बात सुनकर पता नहीं क्यों कृतिका का चेहरा अपने आप सुर्ख हो गया। उसने सुर्ख चेहरे के साथ अखंड को देखा और फिर अपनी पलकें झपका दी। तकरीबन 5 मिनट तक अखंड ने उसे अपने हाथों से रेडी किया और फिर हल्का सा दूर होते हुए बोला, अब लग रही हो ना बिल्कुल मिसेज कृतिका। अखंड प्रताप सिंह। इसके साथ ही साथ कृतिका ने अपने आप को मिरर में देखा। इस वक्त वह उस लवेंडर कलर की साड़ी में बेइंतहा खूबसूरत नजर आने लगी थी। अखंड ने उसका बेहद न्यूड मेकअप किया था। उसके होठों पर न्यूड लिपस्टिक थी, मांग में रेड सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और उसके चेहरे पर छाई हुई वह रौनक, वह ग्लोइंग उसे और भी हसीन बना रही थी। अखंड एक लम्हे के लिए उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा। वह उसे देखकर खुद को मुस्कुराने से पता नहीं क्यों रोक नहीं पा रहा था। उसकी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत नजारा था। तभी कृतिका ने अखंड को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में ऑफिस नहीं जाएंगे ना? अखंड ने अपनी गर्दन ना में हिलाए और फिर उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, कोई अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर भला ऑफिस जा सकता है? आज से मेरा ऑफिस जाना बंद। अखंड ने जैसे एकदम से ऐलान कर दिया था और कृतिका बस मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। दूसरे ही पल उसने हैरानी से उसे देखा और फिर कहा, क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगे? आप कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? हुकुम साहब, आपने हमें हमारे डांसिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दिया था। आपने कहा था कि हम डिलीवरी के बाद डांसिंग करेंगे, लेकिन अब आप कमाने नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? उद्धरण चिन्ह। उसने बेहद परेशानी का इजहार किया, जिस पर अखंड एक लम्हे के लिए का कहकहा लगाकर हंसा और दूसरे ही पल उसकी मासूमियत को देख वह उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके फुले हुए गालों को खींचते हुए बोला, मेरी जान, मैंने इतने पैसे कमा लिया है ना कि तुम और हमारे साथ पुश्ते अगर बैठकर भी खाए तो उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूँ। उसने जैसे कृतिका को कुछ बताने वाले अंदाज में कहा। कृतिका एक लम्हे के लिए उसकी बात सुनती रही और दूसरी ही पल उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उस मुस्कुराहट को बरकरार करते हुए हंसकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि हमारे साथ पुश्ते भी बैठकर खा सकते हैं? तो हुकुम सा, आपको कमाने की क्या जरूरत है? आप आज से ऑफिस मत जाना, आज से हम बैठकर खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। एक लम्हे के लिए अखंड उसकी मासूमियत को बस देखता रह गया। उसे जाल में फंसना कितना आसान था ना, ये वह सोच रहा था। अगले ही लम्हे वह हंसा। उसने उसके हाथों को पकड़ा और फिर कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। कहते हुए वह उसे कमरे से लेकर सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अगले 5 मिनट के बाद ही वह दोनों डाइनिंग में मौजूद थे। उन्होंने डाइनिंग एरिया में देखा जहां पर पहले से ही सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद थे और ब्रेकफास्ट सबको सर्व कर दिया गया था। कृतिका होले होले कदमों से अपने उन फूले हुए पेट पर अपना हाथ रखते हुए एक हाथ से अखंड का हाथ थामे हुए चल रही थी। अखंड ने उसे बड़ी हिफाजत के साथ चेयर पर बिठाया और खुद अपने हाथों से उसने उसका खाना सर्व किया। उसके बाद वह सीधा अपनी जगह पर बैठा। उसके बाद वह अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट कराने लगा। कृतिका भी बस उसके हाथों से ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी दादीसा ने उन दोनों को देखकर कहा, हुक्मरानी सा, गोद भराई की रस्म 5 बजे है, आपको याद है ना? ये सुन कृतिका ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर दादीसा ने अखंड को देखा और फिर हल्के उखड़े आवाज में कहा, और हुकुम सा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, समझे? आज आपकी बीवी की गोद भराई की रस्म है। अगर आज आप कहीं गया है तो हमसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। उन्होंने जैसे उस पर गुस्सा किया और अखंड एक लम्हे के लिए उन्हें देखता रहा और दूसरे ही पल उसने मुस्कुरा कर कृतिका की तरफ खाने का बाइट बढ़ाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए दादी साहब, मैं अब जब तक मेरी वाइफ की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला।
उसने कहा, जिस पर सभी मुस्कुरा उठे कि तभी सभी के कानों में किसी की आवाज पड़ी, खंभा घन्नी। जैसे ही सभी ने इस आवाज को सुना, सभी एक लम्हे के लिए उस तरफ देखने लगे जहां पर अश्विनी और वर्चस्व मुस्कुराते हुए खड़े थे। वर्चस्व और अश्विनी को देखकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दूसरे ही लम्हे दादी सा अपनी जगह से खड़ी हुई और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, वर्चस्व, अश्विनी, आप दोनों यहाँ। ना कोई खबर, उद्धरण चिन्ह। अश्विनी ने तुरंत आगे बढ़कर दादीसा के पैर छुए। वर्चस्व ने भी आगे बढ़कर दादीसा के पैर छुए और फिर उनके गले लगते हुए दोनों ने कहा, एक खुशखबरी सुनानी थी आप सबको। दादीसा ने कुछ चमकती आंखों के साथ उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दादासा के पैर छुए। दादासा ने आशीर्वाद दिया और फिर दादीसा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, क्या खुशखबरी है, जरा सुना दीजिए, थोड़ा हमारा भी दिन बन जाए। ये सुन वर्चस्व ने मजाकिया लहजे में उन्हें देखा और फिर कहा, दादीसा, वादा कीजिए कि मेरी खुशखबरी को सुनने के बाद आप रोएंगे नहीं। उसने कुछ मजाक किया था। दादीसा की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी ही पल उनके चेहरे पर आए हुए मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उन्होंने गायब मुस्कुराहट के साथ वर्चस्व को देखा और फिर कहा, ऐसी क्या बात है वर्चस्व, कुछ हुआ है क्या? वर्चस्व की बातों ने उन्हें डरा दिया था। वही वर्चस्व ने डाइनिंग टेबल का चेयर खींचते हुए बैठते हुए बड़े ही आराम अंदाज में कहा, क्यों, आपको लगता है कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में दादीसा अपनी जगह पर बैठी और फिर उन्होंने अश्विनी को भी चेयर पर बिठाते हुए कहा, क्या हुआ वर्चस्व, आप हमें परेशान कर रहे हैं? इस पर वर्चस्व ने सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, हमें भी जरा ब्रेकफास्ट सर्व कर दो भाई, हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं। ये सुन सर्वेंट ने आगे बढ़कर तुरंत अश्विनी और वर्चस्व को ब्रेकफास्ट सर्व किया। वहीं इस बार रवीना जी ने कुछ और सवाल करना चाहा कि तभी दादासा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रवीना, पहले नाश्ता कर लीजिए, खान की मेज पर नहीं बोलना चाहिए, आपको मालूम है ना? उन्होंने कहा, जिस पर रवीना अपने मुंह की बात अपनी मुंह में ही दबा ली और दूसरे ही पल सभी ने साथ में ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। अगले आधे घंटे के बाद सभी ब्रेकफास्ट के बाद लिविंग में मौजूद थे। अब तक गोद भराई की रस्म के लिए पैलेस में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पैलेस के गार्डनिंग एरिया साइड में गोद भराई की रस्म के लिए सारी चीज डेकोरेट की जा रही थी, जहां पर फंक्शन के बाद डिनर का इंतजाम किया जा रहा था और फिर हाल साइड में गोद भराई की रस्म के लिए चीजें सजाई जा रही थी, जहां पर कृतिका का फंक्शन होने वाला था। वही लिविंग में सभी मौजूद थे, लेकिन दादीसा का पेट तो मानो आप फटा जा रहा था। उन्हें वर्चस्व और अश्विनी से बात जाननी थी, जो बड़े आराम से सारी चीजें कह रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर रहे थे। इस बार अखंड ने उन्हें घूरते हुए देखा और फिर कहा, जीजा जी, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो जब से आप आए हैं तब से अपने पूरे घर वालों का दिमाग अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया है? कहीं यह आपका प्लान तो नहीं कि आप मुझे अपना ध्यान अपनी तरफ खींच ले? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वर्चस्व ने हंसते हुए उसे देखा और फिर कहा, अच्छा तो चलो साले साहब, तो सबसे पहले खुशखबरी आपको ही सुनाया जाए। तो ये खुशखबरी है कि? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह रुका। उसने अश्विनी को देखा। अश्विनी का चेहरा सुर्ख को रहा था। वह मुस्कुराया और फिर उसने अपनी बात कह दी, आप मामा बनने वाले हैं। वर्चस्व की बात सुनकर एक लम्हे के लिए सभी अपनी जगह पर जैसे थम से गए और सभी के चेहरे की मुस्कुराहट में इजाफा होता रहा। मुस्कुराहट में इजाफा तकरीबन 10 मिनट तक होता रहा और 10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल पाए। और अगले ही लम्हे कियारा जी और रवीना जी झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और किचन की तरफ बढ़ते हुए हंसते हुए बोली, इतनी बड़ी खुशखबरियां मिल रही है, हमें मुंह मीठा करना चाहिए। मैं नानी बनने वाली हूँ अब। और मैं मामी, कियारा ने कह और फिर दोनों सीधा किचन में चली गई। और जैसे कियारा और रवीना जी की बात ने सभी का दिमाग झटका दिया। अब सभी अपने होश में थे और सभी अपने होशो हवास के साथ कभी वर्चस्व को देखते तो कभी अश्विनी को देखते। दादी सा खुशी के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने दोनों को साथ में गले लगाया और फिर दोनों की गालों को बारी बारी से चूमते हुए कहा, भगवान आप दोनों को खुश रखें, भगवान आप दोनों को दुनिया जहां की सारी खुशियां दे, आप दोनों को हमारी उम्र लग जाए, आप दोनों हमेशा साथ रहे। कहते हुए उन्होंने फिर से उन दोनों के गालों को चुमा, फिर माथे को चुमा और वर्चस्व अश्विनी बस मुस्कुराते रहे। अश्विनी दादीसा दादासा अपने भाइयों के लिए सबसे खास थी। होती भी क्यों ना, वह घर की इकलौती बेटी थी। अश्विनी की खुशियां, अश्विनी की एक नाराजगी से उन्हें फर्क पड़ता था। दादीसा उनसे अलग हुई कि दादासा इस बार खुद आगे बढ़े। उन्होंने भी साथ में उन दोनों को गले लगाया और भर भर कर आशीर्वाद दिया। वर्चस्व अश्विनी, आप दोनों की शादी से तो हम खुश नहीं थे, लेकिन आप दोनों ने हमारा दिल जीत लिया है। अब हमें पूरा यकीन है वर्चस्व आप पर, आप हमारी पोती को खुश रख सकते हैं और हम अब आप पर गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे खानदान के इकलौते दामाद बने। कहते कहते वो रुके और फिर उन्होंने वर्चस्व के चेहरे की उस बड़ी सी मुस्कुराहट को देखा। अगले ही लम्हे उन्होंने अपनी आंखें चढ़कर उसे देखा और फिर उसे पीछे होते हुए कहा, लेकिन हाँ, यह मत भूलिएगा कि बचपन में हमने आपको डंडे से पीटा था, वह भी पूरे पैलेस में नंगा दौड़ा दौड़ा कर।
दादासा ने कह और वर्चस्व का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने कुछ मायूसी से दादीसा को देखा कि इस पर अखन ने हंसते हुए कहा, उसमें मैं भी शामिल था लेकिन कपड़े पहनकर। जैसे ही वर्चस्व ने अखन की बात सुनी दूसरे ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई और उसने एक घमंड वाले मुस्कान के साथ दादासा को देखा और फिर आगे बढ़कर खुद उनके गले लगते हुए कहा, दादासा मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में अपने असली दादा को तो नहीं देखा, लेकिन बचपन से जब मैं पैदा हुआ हूँ तब से दादा के रूप में मैंने आपको ही माना है और मरते दम तक आपको ही मानता रहूंगा। आप मेरी जिंदगी में वह वाहिद शख्स है जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। कहते हुए वह दादासा के गले लगा और दादासा मुस्कुरा उठे। इसी तरह शाम हो गई थी। शाम के वक्त पूरे पैलेस में काफी कुछ चेंज आ चुके थे। पैलेस को काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया जा चुका था। एपिसोड 69। दादासा ने कहा और वर्चस्व का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने कुछ मायूसी से दादीसा को देखा कि इस पर अखन ने हंसते हुए कहा, उसमें मैं भी शामिल था लेकिन कपड़े पहनकर। जैसे ही वर्चस्व ने अखन की बात सुनी दूसरे ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई और उसने एक घमंड वाले मुस्कान के साथ दादासा को देखा और फिर आगे बढ़कर खुद उनके गले लगते हुए कहा, दादासा मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में अपने असली दादा को तो नहीं देखा, लेकिन बचपन से जब मैं पैदा हुआ हूँ तब से दादा के रूप में मैंने आपको ही माना है और मरते दम तक आपको ही मानता रहूंगा। आप मेरी जिंदगी में वह वाहिद शख्स है जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। कहते हुए वह दादासा के गले लगा और दादासा मुस्कुरा उठे। इसी तरह शाम हो गई थी। शाम के वक्त पूरे पैलेस में काफी कुछ चेंज आ चुके थे। पैलेस को काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया जा चुका था, लेकिन अभी गोद भराई की रस्म शुरू होने में 2 घंटे बाकी थे। वही अखंड इस वक्त सोफे में अपने कमरे में बैठा हुआ था और कृतिका ड्रेसिंग के सामने थी और साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट कृतिका का मेकअप कर रही थी। इस वक्त कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह एक तक अपने आप को मिरर में देखती जा रही थी। इस वक्त वह बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह नजर आ रही थी। अखंड की नजरें लैपटॉप पर काम करते हुए कभी कृतिका पर पड़ती तो कभी वह खुद में ही उसे देखकर मुस्कुरा उठता। वह इस वक्त सच में बहुत प्यारी नजर आ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत बिखरी हुई थी। उसने उसे देखते हुए खुद में कहा, यह एक ऐसी वाहिद लड़की है जिस पर मैं फिदा नहीं बल्कि बर्बाद हो गया हूँ। उसने खुद से कहा और उसने एक बार फिर से अपनी नजरें लैपटॉप की तरफ कर दी। तभी उसके फ़ोन का रिंग बजा। उसने अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर राना का नंबर फ्लैश हो रहा था। अगले ही लम्हे उसने कॉल अटेंड की फ़ोन कान से लगाया और राना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हुकुम सा कहाँ हैं आप? राना ने जैसे उससे एकदम से सवाल किया। अखंड एक लम्हे के लिए उसके चेहरे के हाव भाव को उसे बिना देखे उसकी आवाज़ से पहचानने की कोशिश करता रहा और दूसरी ही लम्हे में उसने सख्त आवाज़ में कहा, क्या हुआ है? इसके जवाब में राना ने कुछ परेशान होते हुए कहा, हुकुम सा जितना जल्दी हो सके प्लीज़ यहाँ आ जाए, फैक्ट्री में आग लग गई है। जैसे ही राना ने ये कहा अचानक से अखंड का चेहरा लाल पड़ गया। दूसरे ही लम्हे वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने तेज आवाज में कहा, कैसे हुआ ये सब और सारी सिक्योरिटी कहाँ थी जब ये हो रहा था तो और आग कैसे लगी? वह जैसे एकदम गुस्से से चिल्लाया और अगले ही लम्हे कृतिका की नज़र एकदम से अखंड पर पड़ी। अखंड को इस तरह चिल्लाता देखकर वो परेशान हो गई थी। दूसरे ही लम्हे उसने परेशानी से उसे देखा, लेकिन अखंड फ़ोन पर अभी भी बात करते हुए सीधा अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए अपने कोट को निकाल रहा था। कृतिका को समझ नहीं आया। अखंड ने बात करते हुए कोट अपने बदन पर डाली और फिर उसने कॉल काट दी। कॉल काटने के साथ ही साथ वह कमरे से बाहर निकलने लगा कि कृतिका ने एकदम से देखकर कहा, हुकुम सा कहाँ जा रहे हैं? अखंड को जैसे एकदम से कृतिका की आवाज़ पर सारी चीज़ें वापस से याद आ गई। वह उसकी तरफ पलटा और उसने आगे बढ़कर उसके गालों पर अपना हाथ रखते उसके माथे को चूमते हुए कहा, छोटी गिलहरी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा फंक्शन शुरू होने से पहले, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। कृतिका ने अखंड और राना की बात सुन ली थी। उसने सुन ली थी कि फैक्ट्री में आग लगी है और यह चीज़ कृतिका के लिए भी हैरानी गुण था। वह अखंड को नहीं रोक सकती थी, इसलिए उसने बस अपनी पलकें झपका ली। दूसरे ही लम्हे अखंड तेज तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अखंड के कमरे से बाहर निकलने के साथ ही साथ कृतिका बस उसे देखती रही। तभी मेकअप आर्टिस्ट ने कृतिका से कहा, मैम अब आप ड्रेस अप कर लीजिए, आपका मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ड्रेस अप के बाद हम आपका हेयर लुक को क्रिएट करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट की बात पर कृतिका जैसे एकदम से अपने होश में वापस आए और अगले ही लम्हे उसने बस अपनी गर्दन हिला दी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे खड़े होने में उसकी मदद की और फिर कृतिका होले होले कदमों से क्लोजेट की तरफ चली गई और उसके साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट भी क्लोजेट में गई। अगले आधे घंटे के बाद ही वह दोनों क्लोजेट से बाहर आए तो इस वक्त कृतिका ने बेहद खूबसूरत सुर्ख कलर में गोल्डन वर्क का शाही साड़ी पहन रखा था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके इस मेकअप में तो जैसे मानो उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आसमान की परी उतर आए हो। ये कहना शुरू से अब तक में गलत नहीं था कि कृतिका इस पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत थी,
मेकअप आर्टिस्ट भी एक लम्हे के लिए कृतिका की उस खूबसूरती को बिना पल के झपकाए देखती रही। हालांकि अभी तक कृतिका को ज्वेलरी नहीं पहनाए गए थे और ना ही उसके बालों को सेट किया गया था। वह इस वक्त ओनली ऑन मेकअप और ड्रेसअप में थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे वापस से चेयर पर बिठाया और इस बार वह उसके हेयर अप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हो गए थे और आधे घंटे में फंक्शन शुरू होने वाला था। इस वक्त मेहमान आने शुरू हो गए थे और दादी सा दादा सा रवीना जी मेहमान अटेंड कर रहे थे। तो वही वर्चस्व और अश्विनी अहान और कियारा भी रेडी होकर मेहमान को साथ में अटेंड कर रहे थे। इस वक्त घर के सभी मेंबर्स जैसे अब बिजी थे। किसी को भी अखंड के जाने के बारे में नहीं मालूम था कि अखंड घर पर नहीं है। सभी इस वक्त लिविंग में मौजूद थे और पैलेस के अंदर इस वक्त घर का कोई मेंबर मौजूद नहीं था और ना ही बाहर का कोई मेंबर, क्योंकि अभी सारे लोग गार्डनिंग में ही थे। कुछ ही देर में अग्रवाल फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी। अग्रवाल फैमिली के आने के साथ ही साथ दादी कर दादासा ने उनका वेलकम किया और फिर उनके साथ वह पैलेस के अंदर आ गए। तभी दादीसा ने अमिताभ जी को देखकर कहा, भाई साहब राधिका नहीं आई है। उन्हें शायद उम्मीद थी कि राधिका भी आएंगी, लेकिन इसके जवाब में अमिताभ जी ने जवाब दिया, नहीं रानी साहिबा, वह भला यहाँ कैसे आ सकती है। वह भी नहीं आए और राजेंद्र भी नहीं आए हैं। हमें नहीं लगता कि उन्हें यहाँ कदम रखना भी चाहिए। अगर राधिका यहाँ कदम रखना भी चाहती है तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन राजेंद्र वह हरगिज यहाँ कदम नहीं रख सकते। उन्होंने इस घर के बेटे को छीना है। उन्होंने जैसे एक लाइन में अपनी बात कह दी थी और दादीसा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। वह जानती थी वह बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर राजेंद्र इस घर में कदम नहीं रख सकते थे तो राधिका भी इस घर में हरगिज कदम नहीं रख सकती, क्योंकि वह उनकी पत्नी थी और जहां पति ना जा सके वहां पत्नी कैसे जा सकती थी। इसी तरह आधा घंटा और बीत गया और आधे घंटे के बाद जब गोद भराई की रस्म के लिए सभी लोग लिविंग में मौजूद हुए तब पंडित जी ने आसपास देखते हुए कहा, अब कन्या को बुलाए, गोद भराई की रस्म का वक्त हो गया है। इसके जवाब में रवीना जी अपनी जगह से खड़ी हुई और सीडीओ की तरफ बढ़ते हुए बोली, हम अभी हुक्मरानी सा को लेकर आते हैं। कहते हुए वह सीधा सीडीओ की तरफ चली गई। कुछ देर में वह कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मेकअप आर्टिस्ट कृतिका का पूरा मेकअप करके करीबन 15 मिनट पहले जा चुकी थी। रवीना जी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर से दरवाजा नॉक करने के साथ साथ कृतिका को पुकारा, हुक्मरानी साहब, आप हमें सुन रही हैं? दरवाजा खोलिए, मुहूर्त का वक्त हो चुका है। उन्होंने इस बार आवाज लगाया, लेकिन इस बार भी आवाज नहीं आई। रवीना जी को लगा शायद कृतिका वॉशरूम में हो, इसलिए उन्होंने दरवाजे के लॉक पर अपना हाथ रखा और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। दरवाजा खोलने के साथ ही साथ उन्होंने अपने कदम पूरे कमरे में घुमाया और दूसरे ही पल उन्हें सच में मालूम पड़ा कि कृतिका इस वक्त कमरे में नहीं है। ये देखते ही रवीना की दूसरे ही पल वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, हुक्मरानी सा, मुहूर्त का वक्त हो गया है, मैं आपको लेने आई हूँ। उन्होंने उसे आवाज लगाया और वहीं पर बेड पर बैठकर वॉशरूम से कृतिका के आने का इंतजार करने लगी। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था या बाहर से, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था और शायद यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। करीब 10 मिनट बीत चुके थे और 10 मिनट के बाद कमरे में इस बार दादीसा मौजूद हुई। दादीसा ने रवीना जी को देखा और फिर नासमझी से आसपास देखते हुए कहा, हुक्मरानी सा कहाँ है? रवीना, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का वक्त निकल रहा है और हुकुम सा भी तो यहाँ थे ना। दादीसा ने कहा, जिस पर रवीना जी को अचानक से याद आया कि अखंड भी तो कमरे में था। दूसरे ही पल उन्होंने अपना फोन निकालते हुए कहा, शायद हुक्मरानी सा वॉशरूम में है और हुकुम सा, हम उनसे अभी कॉल करके पूछते हैं कि वह कहाँ गए हैं। कहते हुए उन्होंने अखंड का नंबर डायल करना शुरू किया। कुछ रिंग जाने के बाद अखंड कॉल अटेंड की, जिसके बाद ही रवीना जी ने उससे पूछा, हुकुम सा कहाँ है आप? इसके जवाब में अखंड ने सीधा सा जवाब दिया, माँ सा, मैं फैक्ट्री आया हुआ हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसकी आवाज़ सर्द थी। वही उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे ही पल रवीना जी ने हैरानी से कहा, क्या आप फैक्ट्री गए हुए हैं? लेकिन आपने हमें बताया नहीं और मुहूर्त का वक्त हो चुका है। हुकुम सा, माँ सा, मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ पूजा शुरू कीजिए, मैं जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ, उसने कहा और उसने कॉल काट दी। कॉल कटने के साथ ही साथ रवीना जी ने दादीसा को देखा और फिर कहा, माँ सा फैक्ट्री में है वो? उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ये सुन एक पल के लिए दादीसा परेशान हो गई और उन्होंने कमरे में आसपास अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा, और हुक्मरानी सा कहाँ है? अभी तक वह वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आई? कहीं कुछ दिक्कत? कहते हुए वह सीधा वॉशरूम के दरवाजे के पास गई और दूसरे ही लम्हे उनका ध्यान वॉशरूम के दरवाजे के लॉक पर पड़ा और दरवाजे के लॉक को देखते ही उन्होंने तुरंत दरवाजे के लॉक पर अपना हाथ रखा और झटके से कम वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। वॉशरूम का दरवाजा खोलने के साथ ही साथ उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। कृतिका वॉशरूम में नहीं थी। ये देखते ही दूसरे ही पल उन्होंने परेशान नज़रों से रवीना जी को देखा और फिर कहा,
रवीना हुक्मरानीसा यहाँ नहीं है, आप क्लोजेट में देखिए, उन्होंने कहा, जिस पर दूसरी ही पल रवीना जी क्लोजेट की तरफ भागी और उन्होंने अगले ही लम्हे कहा, माँ सा हुक्मरानीसा क्लोजेट में भी नहीं है, उन्होंने कहा। और अचानक से दोनों के चेहरे पर डर नजर आने लगा। कहाँ चली गई? अभी 15 मिनट पहले जब मेकअप आर्टिस्ट यहाँ से गई थी तब तो हुक्मरानीसा यही थी। और यह कहते वक्त दादी सा का चेहरा डर से काला पड़ने लगा था। उन्हें घबराहट हो रही थी कि इस हालत में कृतिका कहाँ चली गई है। शायद नॉर्मल हालात होती या फंक्शन नहीं होती तो उन्हें इतनी घबराहट नहीं होती, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और ऐसी हालत में वो खुद तो कहीं जा ही नहीं सकती थी, तो फिर क्या उसे कोई किडनैप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस घबराहट में पल पल इजाफा होता जा रहा था। दूसरे ही पल रवीना जी और दादी सा सीधा कमरे से बाहर निकल गई और वह सीधा लिविंग में आई। लिविंग में सभी अपनी खुशियों में मशगूल थे और इन खुशियों के बीच कृतिका का गायब होना, फिर अखंड का अचानक फैक्ट्री जाना बिल्कुल किसी ग्रहण की तरह लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस खुशी के माहौल में सबको जाकर क्या बताए कि ना तो अखंड घर पर है और ना ही कृतिका। एपिसोड 70। अचानक से दादी सा और रवीना जी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। कहाँ चली गई? अभी 15 मिनट पहले जब मेकअप आर्टिस्ट यहाँ से गई थी तब तो हुक्मरानीसा यही थी। और यह कहते वक्त दादी सा का चेहरा डर से काला पड़ने लगा था। उन्हें घबराहट हो रही थी कि इस हालत में कृतिका कहाँ चली गई है। शायद नॉर्मल हालात होती या फंक्शन नहीं होती तो उन्हें इतनी घबराहट नहीं होती, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और ऐसी हालत में वो खुद तो कहीं जा ही नहीं सकती थी, तो फिर क्या उसे कोई किडनैप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस घबराहट में पल पल इजाफा होता जा रहा था। दूसरे ही पल रवीना जी और दादी सा सीधा कमरे से बाहर निकल गई और वह सीधा लिविंग में आई। लिविंग में सभी अपनी खुशियों में मशगूल थे और इन खुशियों के बीच कृतिका का गायब होना, फिर अखंड का अचानक फैक्ट्री जाना बिल्कुल किसी ग्रहण की तरह लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस खुशी के माहौल में सबको जाकर क्या बताए कि ना तो अखंड घर पर है और ना ही कृतिका। वहीं अमिताभ जी ने जब दादी सा और रवीना जी को वापस आते हुए देखा तब उन्होंने दूसरे ही पल उन्हें देखते हुए कहा, कामाक्षी, हुक्मरानीसा और हुकुमसा कहाँ है? इसके जवाब में अचानक ही दादी सा के चेहरे पर फिर से घबराहट नजर आने लगी। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी पंडित जी ने एक बार फिर से कहा, जल्दी कन्या को बुलाए, मुहूर्त का वक्त निकाला जा रहा है। और इस बार अमिताभ जी अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने रवीना जी और दादी सा के चेहरे में आए हुए उस डर को भांप लिया था। वह उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, कामाक्षी, रवीना, क्या हुआ है? हुकुम सर, हुक्मरानीसा कहाँ है? अगले ही लम्हे दादी सा ने एकदम से उनके गले से लगते हुए कहा, विक्रांत के पिताजी हुकुमसा फैक्ट्री गए हुए हैं, कुछ काम पर गया और हुक्मरानीसा कमरे में नहीं है। जैसे ही दादासा ने ये सुना अचानक ही उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उन्होंने उन्हें देखा और फिर कहा, नहीं, ऐसे क्या मतलब है? कहाँ गई हुक्मरानीसा और हुकुमसा को ऐसा क्या काम पड़ गया जो उन्हें आज के दिन फैक्ट्री जाना पड़ा? इसके जवाब में दादी सा ने घबराते हुए कहा, हमें नहीं मालूम विक्रांत के पिताजी, लेकिन हुक्मरानीसा नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा है कि हुक्मरानीसा कहाँ चली गई। आपको मालूम है ना इस वक्त वह किस हालत में है, और इस वक्त उनके लिए किसी भी चीज़ को सहना बहुत बड़ी बात है। दूसरे ही पल दादा की जैसी ही बात सुनी अचानक से उनका चेहरा भी घबराहट के मारे कांपने लगा। अगले ही लम्हे उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगे। वही बाकी के मेहमान जो एक तक उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अमिताभ जी अपनी जगह से खड़े हुए और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, राजा साहब, रानी साहिबा, क्या हुआ है? कहाँ है कीर्ति और हुकुमसा? इसके जवाब में दादी सा ने दूसरे ही पल घबराते हुए दादा साहब को देखा जो फ़ोन किसी को मिला रहे थे। उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अमिताभ जी को सारी चीज़ कैसे बताएं। वही कॉल अटेंड होने के साथ ही साथ दादा सा ने दूसरी ही पल गुस्से के साथ कहा, हुकुमसा कहाँ है? आप आज के दिन आपको कहीं भी जाने से मना किया था ना हमने, आप क्यों गए हैं? उन्होंने गुस्से का इजहार किया, जिस पर अखंड की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, दादा सा, पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई है, फैक्ट्री में आग लग गई है, तो मैं कैसे नहीं आता? अखंड की बात सुनकर अचानक ही दादा सा बिल्कुल चुप हो गए। वह बिल्कुल धीरे से बड़बड़ाए, फैक्ट्री में आग लग गई है, लेकिन अचानक से कैसे? मुझे नहीं मालूम दादा सा ये सब कैसे हुआ है, लेकिन जिस किसने भी किया है मैं उसकी जान ले लूंगा। फैक्ट्री ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अखंड प्रताप सिंह को बर्बाद कर सके। इतनी आसानी से वह अखंड प्रताप सिंह को बर्बाद नहीं कर सकता, अखंड ने कांपते हुए कहा, जिस पर दादा सा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हुक्मरानीसा पैलेस में नहीं है। अखंड की सांस रुक गई। दूसरे ही लम्हे वह कुछ बोल ना सका और इस पर दादा सा ने फिर से कहा, वह अपने कमरे में नहीं है और ना ही पूरे पैलेस में है। अखंड समझ नहीं सका कि वह क्या बोले। उसके अंदर जैसे मानो आवाज आ ही नहीं रही थी। उसने बेहद मुश्किल से इन चंद अल्फाजों को अदा किया, क्या छोटी गिलहरी नहीं है, लेकिन वह कहाँ जा सकती है?
हुकुम सा जा नहीं सकती, उनको कहीं ले जाया गया है। इस भीड़ का फायदा उठाकर उसे किडनैप किया गया है। अखंड कुछ बोल ना सका और अमिताभ जी के कान सुर्ख पड़ गए। अगले ही लम्हे उन्होंने गुस्से के साथ दादा सा और दादी सा को देखा और फिर कहा, क्या कृतिका किडनैप हो गया है? लेकिन किसने किया ये किडनैप, और ऐसे अचानक से उसका किडनैप कैसे हो सकता है? इस घर में इतनी सिक्योरिटीज है, उन्होंने गुस्से से कहा, जिस पर एक लम्हे के लिए दादी सा उनकी बात सुनती रह गई। वह बिल्कुल सही कह रहे थे, इस पैलेस में इतनी ज्यादा सिक्योरिटीज थी, इतनी ज्यादा पाबंदियां थी, तो फिर कैसे कोई कृतिका को किडनैप करके ले जा सकता था? ये सच में बहुत हैरानी वाली बात थी, यह कोई छोटी बात नहीं थी। वही गार्डनिंग में बार काउंटर के पास खड़ा रुद्राक्ष लगातार वाइन का शिप लेते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसने खुद से कहा, तो कृतिका वाधवा, आज फाइनली तुम अखंड प्रताप सिंह से दूर हो जाओगी, फाइनली। उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर से वाइन का शिप लेने लगा। अगले ही लम्हे उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते हुए कहा, काम कहाँ तक पहुंचा? उसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा जिस पर सामने वाले इंसान ये चाहकर भी यकीन या बात ना कर सके कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उसके कान में दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई और फिर उसने कहा, वेरी गुड, और कॉल काट दी। कॉल काटने के साथ ही साथ वह एक बार फिर से बार काउंटर से टिककर शराब का घूंट भरने लगा था। करीबन 10 मिनट गुजर रहे थे कि उसके कानों में हल्की हल्की आवाज से आ रही थी, सारे गेस्ट एक करके खाली हो रहे थे और ये देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वह इस बार बार काउंटर से हटा और फिर शराब की गिलास को बार काउंटर पर रखते हुए सीधा पैलेस के अंदर बढ़ाते हुए बोला, अब वक्त आ गया है थोड़ा सा ड्रामेटिक माहौल बनाने का। और यह कहते हुए वह सीधा पैलेस के अंदर गया। पैलेस के अंदर जाते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट जैसे और बड़ी हो गई। इस वक्त पैलेस में लिविंग के सोफे पर दादी सा, दादा सा, अमिताभ जी, अलका जी, रोनित जी, आहान, कियारा, वर्चस्व, अश्विनी सभी अपने सर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृतिका कहाँ है। दादा सा ने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवा ली थी, लेकिन पिछले आधा घंटे की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब थी, जिससे ये साफ मतलब था कि जिसने भी यह काम किया था उसने बड़े सफाई के साथ सारे सीसीटीवी उड़ा दी थी, और इस वजह से सभी और परेशान थे। अगले ही पल वर्चस्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने दादा सा को देखकर कहा, दादा सा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। आखिर कृतिका को किडनैप करके कौन ले गया होगा? वह अभी इस कंडीशन में है, और फिर हमारे घर में इतने सारे बॉडीगार्ड है, इतनी सिक्योरिटीज है, किसी को तो मालूम होगा ना। मेरा मतलब किसी ने तो उस आदमी को भाभी सा को ले जाते हुए देखा होगा ना। इसके जवाब में दादा सा ने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, वर्चस्व, आपको क्या लगता है हमने कुछ नहीं किया? हम सब करके बैठ गए हैं। इतनी देर में किसी ने भी हुक्मरानी सा को किसी के साथ जाता हुआ नहीं देखा। सारी सीसीटीवी फुटेज गायब है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने जैसे कुछ लाचारी का इजहार किया। अब तक में पंडित जी भी वहां से जा चुके थे, पूरी गोद भराई की रस्म खराब हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल फैमिली और राजपूताना फैमिली बचे हुए थे। रुद्राक्ष अब आगे बढ़ा और फिर उसने सभी के चेहरे पर आए हुए उस परेशानी को देखकर कहा, क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों है? और गोद भराई की रस्म थी, नाकृति कहाँ है? उसने मासूम बनते हुए कहा, जिस पर अमिताभ जी ने अगले ही लम्हे उन्हें देखा और फिर कहा, रुद्र, कृतिका को ढूंढिए, उनका किडनैप हो गया है, वह घर पर नहीं है, वह पैलेस में नहीं है, किसी ने उनका किडनैप कर लिया है। रुद्र, उन्हें ढूंढिए, उन्होंने जल्दबाजी के साथ कहा। और रुद्राक्ष अंदर ही अंदर मुस्कुराया और दूसरे ही पल वह उनके सामने परेशानी से आगे बढ़ते हुए बोला, क्या कृतिका का किडनैप हो गया है? लेकिन आप सब ने अब तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अब तक क्या क्या ना कर चुका होगा वह किडनैपर कृतिका के साथ? रुद्राक्ष ने यह बात जानबूझकर कही और एक लम्हे के लिए सभी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। ये साफ था कि रुद्राक्ष उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और वह रुद्राक्ष की बात पर डर भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अखंड लगातार अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर बस घूमते जा रहे थे। इस वक्त गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी जिसका कोई जवाब नहीं था। शाम की वजह से रोड पर ट्रैफिक भी था, लेकिन वह इस वक्त उस ट्रैफिक को बिल्कुल नज़रअंदाज करके गाड़ी चला रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस उसकी छोटी गिलहरी चाहिए थी। वह इस वक्त ऑन कॉल था। उसने कॉल पर राणा से कहा, कुछ पता चला? इसके जवाब में राणा ने कहा, हुकुम सा, अभी 15 मिनट हुए हैं हुक्मरानी सा का किडनैप हुए, मतलब अभी वह किडनैपर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, और जहां तक मेरा ख्याल है उस किडनैपर ने जरूर हुक्मरानी सा को कार या फिर वैन में ही किडनैप की होगी। उसके अलावा किसी और चीज़ में उन्हें नहीं ले जा सकता। तो क्यों ना हम राजस्थान ब्लॉक कर दे और फिर पूरी सिक्योरिटीज़ को राजस्थान में फैला दे, इससे हमें हुक्मरानी सा का जल्दी पता चलेगा। राणा ने अखंड को आइडिया दिया, जिस पर अखंड दूसरे ही लम्हे चिल्लाते हुए कहा, जो करना है करो, मुझे बस मेरी छोटी गिलहरी जल्द से जल्द वापस चाहिए और सही सलामत चाहिए। ना मैं अपनी छोटी गिलहरी को खो सकता हूँ और ना अपने बच्चों को।
उसने चिल्लाते हुए कहा, जिस पर राणा ने तुरंत कहा, ओके हुक्मरानी सा। और इसके साथ ही साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अगले 5 मिनट के बाद पूरा राजस्थान ब्लॉक हो चुका था। राजस्थान की गाड़ियां जहां चल रही थी वहीं रुक चुकी थी, और एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं था जो अब चल रहा था। गाड़ियां, ट्रेन, एयरप्लेन सब रुक चुके थे सिर्फ अखंड प्रताप सिंह की पत्नी कृतिका वाधवा के लिए। और इस बीच अखंड की पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स भी सिर्फ और सिर्फ कृतिका को ढूंढने में लगी थी। इन 20 मिनट में वह कहाँ गायब हुई थी किसी को कोई अंदाजा नहीं था। 20 मिनट इस वक्त अखंड को अपनी जिंदगी के 20 साल से भी ज्यादा लग रहे थे। वह अभी भी ऑन कॉल था और उसकी बात इस बार गवर्नमेंट पुलिस से हो रही थी। मैंने कहा, ना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस और बस मेरी वाइफ चाहिए और अपने बच्चे के साथ सलामत। ना मैं अपनी वाइफ को कुछ होता हुआ देख सकता हूँ, ना अपने बच्चों को। इसके लिए आपकी सर्विस को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे पूरी टाइट सिक्योरिटी चाहिए और जल्द से जल्द अपनी वाइफ का पता चाहिए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने एक एक बात को जैसे चबाते हुए कहा, जिस पर दूसरी तरफ से पुलिस की आवाज उसके कान में पड़ी। मिस्टर सिंह, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी वाइफ को हम जल्दी ढूंढ लेंगे। फिर जल्दी? मैंने कहा, ना जल्दी नहीं, बल्कि मुझे मेरी वाइफ चाहिए, अभी चाहिए और बस चाहिए, अखंड ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा। और वो पुलिस एक पल के लिए सहम सा गया। उसने दूसरे ही पल कहा, जी जी हुकुम सा, और अखंड ने गुस्से के साथ कॉल काट दिया। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।